यदि आप भी मैट्रिक का छात्र है और आपका बोर्ड परीक्षा 2026 में हो रहा है और आप यह सोच के परेशान हो रहे हैं कि साइंस की ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, यानी विज्ञान की कौन सी प्रश्न आएंगे एग्जाम में जिसे हम प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे या नहीं पाएंगे, और आप इस सोच के परेशान हुए हैं, तो बिल्कुल आपके लिए आ गया अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। इम्पोर्टेंट इसलिए बताया जा रहा है कि इस वीडियो बनाने से पहले हम लोगों ने पूरे बुक को अध्ययन किया है। बुक के बाद क्वेश्चन बैंक देखा गया है, क्वेश्चन बैंक से पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चन पता चलते हैं, उसके साथ गेस्ट पेपर देखा गया है, फिर उसके बाद में मॉडल पेपर देखा गया है। इन सभी चीजों को कॉम्बिनेशन मिलाकर यह वीडियो आप सभी के लिए बनाया जा रहा है कि जितने विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल हो उनके एग्जाम में वही प्रश्न आए जो इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो साइंस के पेपर देने वाले जितने विद्यार्थी है वो परेशान ना हो, इस वीडियो को अंत तक देख ले, क्योंकि आपके पास जब प्रश्न पुस्तिका होंगे ना, तो जैसे यहाँ एच बताया जा रहा है उसी तरह से आपके पास ए से जे तक प्रश्न पुस्तिका कोड नंबर से होंगे और सभी प्रश्न एक जैसे होते हैं, बस उसका नंबर अलग अलग होता है। तो इससे घबराने की आपको बात नहीं है। और आपके पास कुल मिला के 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 30 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और 2 घंटे 45 मिनट का समय आपको दिए जाएंगे, जिसका कुल मार्क्स कितना होता है, तो कुल 80 नंबर का यह परीक्षा होता है। तो सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए इस क्लास को अंत तक करने के लिए, क्योंकि यह क्लास आपके जो है ना साइंस के पेपर में ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल रामबाण है, यानी बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है। तो खंड अ से आपके पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या आपके पास 1 से 80 होगा, जिसमें से किसी भी 40 प्रश्न का आप उत्तर ओएमआर शीट में दे सकते हैं और सभी के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। कौन से विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो इनमें से सभी करता है, जैसे I² R V² बटा R या VI, इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे जितने विद्यार्थी इस क्लास को कर रहे हैं ना, देखिए आप इस क्लास को अंत तक देख लीजिए। भले आपके पास समय नहीं होगा, हम मानते हैं, लेकिन यह वीडियो केवल 10 से 15 मिनट के होने वाला है और 10 से 15 मिनट में अगर हम 80 क्वेश्चन बताएंगे ना, इसमें से अगर आप 40 क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो जरूर 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है, बताइए चालक कौन पूछा जा रहा है। याद रखिएगा कि यहाँ एल्युमिनियम चालक होता है। ऐसे अगर चालक सर्वोत्तम चालक माना जाए तो वहाँ सोना को माना जाता है, लेकिन यहाँ देखिए अभी आप याद रखिएगा कि यहाँ से जो है चालक पूछा गया है तो एल्युमिनियम, जिसका संकेत एल होता है, याद करना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 भी है और 10 आवेश गुजारने पर वो कार्य होगा, तो 10 आवेश गुजारने पर कार्य कितना हो जाएगा, तो ये 1.5 जूल ही रहेगा, 1.5 जूल ही रहेगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, बताइए कुछ बादल जो होते हैं उनका रंग उजला क्यों होते हैं। आसमान में आपको बादल दिखाई देता है तो उजला क्यों होते हैं, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उजला दिखाई देते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है या घटता है या अचर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि फोकस से ध्रुव के ओर आने पर दर्पण के में आवर्धन का मान हमेशा बढ़ जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी इस क्लास को कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक करके यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मिलेगा और रात 8 बजे से आपका लाइव क्लास भी चलता है, तो लाइव क्लास से भी जरूर जुड़िएगा। तो क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। कौन से धातु से सोलर सेल बनता है यह पूछा जा रहा है। याद रखिएगा कि सिलिकॉन से हमेशा सोलर सेल बनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत प्रतिरोध के कारण, यानी वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में हमेशा ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जो ऑप्शन सी में देख रहे हैं बिल्कुल 100% सही क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो उसको कैसे जोड़ेंगे, तो मान बढ़ाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कुछ पार्श्व क्रम में हमें जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन ए पार्श्व क्रम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश में
वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? याद रखिएगा कि यह प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में याद रखेंगे हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जो ऑप्शन डी में दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, 11 नंबर है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया कब होती है, कहाँ होती है बताइए? तो ये सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होती है, जो ऑप्शन सी सही उत्तर है, सिलियरी मांसपेशियां। याद रखिएगा टोटल ये जो है ना आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें सभी प्रश्न एमवीबीआई प्रश्न है, क्योंकि वीबीआई प्रश्न से अधिक एमवीबीआई होता है, क्योंकि ये मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है और सभी क्वेश्चन बैंक और प्लस न्यू क्वेश्चन मिलाकर बनाया गया है, ताकि आप लोगों का एक ही वीडियो से अच्छा तैयारी हो सके। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति याद रखिएगा 50 HZ यानी 50 हर्ज होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो किसी भी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? याद रखिएगा हमेशा कि ये समान होता है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है समान होता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम अगर प्राप्त करने की बात किया जाए तो हमेशा प्रिज्म से ही स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? यानी कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो झुकाव की बात किया जाते हैं हमेशा याद रखिएगा कि बैगनी का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की बात कहा जा रहा है, तो लेंस में हमेशा याद रखिएगा कि 2 ही मुख्य फोकस होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 मुख्य फोकस होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो किसी भी लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए अगर 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं तो उसे हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि उसे हम लोग उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांचने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो ये रोगियों को जो होता है ना नाक, कान, गले देखने के लिए डॉक्टर किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जो ऑप्शन ए में बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एमवीबीआई क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? याद रखिएगा कि 2 नियम होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन 20 नंबर में है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के जो उपयोग करने वाले फ्यूज तार होते हैं किस चीज का बना होता है? तो तांबे और टीन का बना होता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा तांबे और टीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर किससे मापा जाता है? तो बिल्कुल वोल्ट मीटर से ही नापा जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वोल्ट मीटर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है? निम्न में किसका अर्थ जल होता है? याद रखिएगा हमेशा हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? बढ़ता है, यानी बढ़ते रहता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है? बताइए प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार के याद रखिएगा कि आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। इससे हमारा आंख प्रभावित होती है। जब हमारे आंख पर प्रकाश पड़ती है तो हमें थोड़ा सा दिखाई देने में क्या होती है? कठिनाइयां पड़ती है। तो इसका प्रभाव सीधा आंख पर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर में कह रहा है कि स्थिर विद्युत में आवेश है। तो स्थिर विद्युत में कैसा आवेश होता है? याद रखिएगा कि हमेशा विराम अवस्था में रहता है, यानी स्थिर विद्युत में आवेश हमेशा विराम अवस्था में रहता है। ऑप्शन ए सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है। तो दूर दृष्टि वाला आंख साफ साफ कहाँ तक देखेगी? याद रखेंगे तो हमेशा ये दूर की वस्तुओं। ठीक है। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर में क्या कह रहा है कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। अगर नीला और हरा प्रकाश दोनों एक साथ मिल जाए तो कौन से रंग का प्रकाश आपको प्राप्त होगा, तो सयान रंग प्रकाश प्राप्त होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है। याद रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमेशा टेस्ला होता है, जो ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निकटता बदलता है, यानी बतलाता है, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है, क्या बतलाता है, तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि यह हमेशा क्षेत्र के मान को बताता है। ऑप्शन ए सही है, क्षेत्र के मान को बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर में कह रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण के चौड़ाई को क्या कहा जाता है, याद रखिए कि दर्पण के चौड़ाई को हमेशा क्या कहते हैं, तो द्वारक कहते हैं, जो ऑप्शन बी में दिया है द्वारक कहते हैं। तो सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है। कौन सहसंयोजक यौगिक है, तो याद रखिएगा कि CH4 सहसंयोजक यौगिक है, ऑप्शन सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, अभिक्रियाशील समूह बॉन्ड डबल बॉन्ड CO को क्या कहते हैं। तो अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO को हम क्या कहेंगे, याद रखिएगा हमेशा इसको कार्बोनिल समूह कहा जाता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है। तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक की बात किया जाए तो 2n² होता है, जो ऑप्शन सी में दिया है 2n²। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर में कह रहा है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह हमेशा प्रदान करेंगे हाइड्रोजन आयन को, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। तो जो भस्म होते हैं ना, वो हमेशा जल में अगर घुलेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन ही देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन ही देंगे, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं। वैसे लवण जो अम्ल के जो है ना भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं, तो वैसे हम लवण को हम क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा कि सामान्य लवण के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये वोहलर के द्वारा किया गया था, वोहलर ने, वोहलर यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बढ़िए 39 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा ये एथाइन बनाएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो लोहा से अगर जिंक लेपित किया जाए ना, उस क्रिया को हम लोग याद रखेंगे कि हमेशा गैल्वीकरण के नाम से जाना जाता है, गैल्वीकरण। तो बिल्कुल 41वां प्रश्न आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में आप सभी को 1 से 40 प्रश्न करवाए हैं, जो बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न था। आप सभी को वीडियो कैसा लगा या आप सभी ने अंत तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।